यारा वे, यारा वे। क्या जमाल ने यमन को कत्ल करने की कोशिश की थी? आपके ख्याल से ये साबित कर देंगे? कहीं किसी के दबाव में आके प्लान तो नहीं किया गया? आपके ख्याल में जमाल को कितनी सजा मिलेगी? क्या आप इमन हफीज को भी गिरफ्तार करेंगे? सर प्लीज हमारी बात का जवाब दे सर। देखिए, आप लोग सब कोर्ट आ जाएं। आपके जितने भी सवाल हैं आपको सब जवाब वहीं मिल जाएंगे। सर जवाब देंगे सर। हफीज भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि फायजा की तबीयत अब कैसी है, क्योंकि फायजा और शहरोज दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। फायजा की तबीयत तो आपको पता है कैंसर की किस स्टेज पर है वो। मैंने आफिया से बोला कि वो चली जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही। तो फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि वो शहरोज को भेज दे। ठीक है। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि मेरे पास एक दो केसेस हैं, मैं जरा वो निपटा लूं तो मैं चला जाऊं। वैसे भी फायजा को मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी जरूरत। आफिया को अगर तुम साथ ले जाना चाहो ना तो बेशक ले जाना। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। श्योर। आफिया, मुझे लगता है कि अली नवाज को शक हो गया। क्यों भाई, कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन फायजा की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो आपने कह तो नहीं दिया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है? बेवकूफ समझती हूँ मुझे, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, दिमाग में 100 झमेले चल रहे होते हैं। अपनी कोई भी प्लानिंग पहले मुझसे तो डिस्कस कर लिया करो। जी, ताकि आप मुझे नई मुश्किल में फंसा दें। क्या क्या मुश्किल में डाला मैंने तुम्हें? राहिम को रिहा करवा के और क्या किया आपने? आफिया, जरूरी था, राहिम के लिए भी और अली नवाज के लिए भी। तुम जानती भी होगे कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। आज नहीं तो कल अली नवाज को पता चलेगा कि राहिम बेकसूर है, तो फिर क्या होगा जानती हो? तो अल्लाह मालिक है भाई। आप ये बताएं, आपने भी क्या कहा है उन्हें? यही कि मैंने तुम्हें मशवरा दिया था शहरोज को फायजा के साथ यूएस भेजने का। थैंक यू भाई। आप मुझे जमाल से क्यों नहीं मिलने दे रहे? आप क्यों मिलना चाहती हैं उसको? जमाल ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है, अदालत में पेशी के लिए उसको भेज दिया है। हो सकता है उसे किसी ने मजबूर किया। ओह, तो आपका कहने का मकसद है कि ये बयान उसने किसी के दबाव में दिया है? तो आप क्लियरली बता दें किसने किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आसानी हो जाएगी। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम था आप लोगों को सच बताना, और वो मैं बता चुकी हूँ। ये हरकत जमाल नहीं कर सकता। यानी कि आप अभी भी अपने पुराने बयान पर कायम हैं? क्या आपके साथ पेश आने वाला हादसे का जिम्मेदार राहिम नवाज है? मुझे जो याद था मैंने आप लोगों को बता दिया। एमन के सर पर चोट लगी है, इसीलिए मैं उसे हमेशा मार्जिन देता हूँ। लेकिन आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक हैं,
आप बताएं कि दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठा इल्जाम कौन अपने सर पे लेता है? आदि मुजरिमों का काम है ये, किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। जमाल नादम है इसीलिए उसने एतराफ की है, लेकिन आपकी बेटी है कि मुसलसल उसे बदनाम करने पर तुली है। शुक्र अदा करो बुजुर्गो कि नवाज ग्रुप वाले अच्छे लोग हैं, वरना जितनी इज्जत की धज्जियां आपकी बेटी ने उड़ा दी है ना उनकी, आपका पूरा खानदान जमीन के नीचे होता। आपकी बेटी मुसलसल राहिम नवाज को फंसाने की कोशिश कर रही है, और ये बात अब ज्यादा देर तक छुपेगी नहीं, क्योंकि अभी 5 मिनट में कोर्ट ट्रायल के लिए जमाल को पेश कर देंगे। और कल तक जो लोग राहिम को जलील करने के लिए उसके घर के सामने मौजूद थे, वो आपके घर के सामने आ जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। शहरोज, शहरोज, बात सुनो मेरी, फौरन आओ। तुम्हारा बड़ा भाई अपनी सारी हरकतों का इल्जाम तुम पर लगा रहा है और तुम्हारे बाबा उसकी हर बात का यकीन कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा का भी कोई कसूर नहीं है ना, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी रही हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई ना बिजनेस की तरफ ध्यान, बस आवारा गर्दी। हमेशा तुम्हें डांट के प्यार से हर तरीके से मैंने समझाया, शहरोज बस कर दो, पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो दो, बिजनेस में इंटरेस्ट लो। बट नहीं, क्या हुआ आज? तुम्हारी इसी रेपुटेशन की वजह से राहिम हर चीज तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, फौरन वापस आओ। फायजा आपा के शौहर हैं, उनका ख्याल रखने के लिए। और अगर तो मामू चले जाएंगे ना तुम्हारे, मुद्दईया ऐमन हफीज अपने कजन जमाल अहमद के साथ मिलकर राहिम नवाज पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। जमाल अहमद का एतराफी बयान, पुलिस ने जमाल अहमद की हिमायत में सबूत जारी कर दिए। जमाल अहमद बगैर किसी बैरूनी दबाव के अपने बयान पर कायम। Thank God, इल्जाम गलत साबित हो गया। कितनी बड़ी प्लानर होगी ये लड़की। आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह सारी प्लानिंग करके अपने कजिन को लेकर ही उस रात हमारे घर आई है। आपको एक बार फिर बताते चले, जमाल अहमद का एतराफी बयान, पुलिस ने जमाल अहमद की हिमायत में सबूत जारी कर दिए। जमाल अहमद बगैर किसी बैरूनी दबाव के अपने बयान पर कायम है। अली, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि शहरोज का इस मामले से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। राहिम पता नहीं अपने छोटे भाई को इसमें क्यों इन्वॉल्व करना चाहता था।
हफीज हाय हाय एमन 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 हफीज देख रहे हैं अब्बा बाहर कितना तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छी खासी इज्जत थी मोहल्ले में, जलील होके रह गए हैं। मैं जाके बात करके देखता हूँ इनसे। आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या बात करेंगे उनसे? ये हमारे मोहल्ले वाले थोड़ी हैं जिनको आप समझाएंगे और वो आपकी बात मान लेंगे। पता नहीं कौन लोग हैं, सुबह से तमाशा लगाया हुआ है अमन के खिलाफ, और अब हमारे घर पहुंच गए हैं। अल्लाह इज्जत रख ले, आसानी कर दे। हमारी इज्जत तेरे हाथ है, बेटियों वाला हूँ। अल्लाह है मेरे मालिक, लाज रख ले हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राहिम अली नवाज बात कर रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वालेकुम सलाम राहिम। जी जी बोले। एसएचओ साहब, मैं चाहता हूँ कि एमन हफीज़ के घर के बाहर जो एहतजाज हो रहा है उसे आप हटवा दें। जी जी, ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। थैंक यू। हाँ राहिम, कैसे हो? एमन हफीज़ का क्या कसूर था? क्यों बदनाम कर रहे हैं उसे आप? राहिम, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुश्तइल लोगों का एक हुजूम उसके घर के बाहर खड़ा है, उसे लानत मलामत कर रहा है। उसके किरदार पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कसूरवार नहीं है। एक मासूम लड़की को हरास किया गया, उसे मरने के लिए समुंदर के किनारे फेंक दिया गया। गलती से वो बच गई तो उसे फोर्स कर दिया गया कि मेरे खिलाफ बयान दे, और फिर उसी बयान की बेसिस पे आप उसे बदनाम कर रहे हैं। अब भी आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? राहिम, मेरी बात सुनो, मैं ये सब नहीं करवा रहा हूँ। ये सब मीडिया। प्लीज स्टॉप इट मामू। स्टॉप इंसल्टिंग माय इंटेलिजेंस। राहिम, क्या हो गया तुम्हें? ट्रस्ट मी, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है। मैं सॉरी बट मैं आपकी किसी भी बात पे एतबार नहीं कर सकता। उस मासूम लड़की पे जुल्म करना बंद कर दीजिए। राहिम, रिलैक्स। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं लोगों को वहां से हटाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी हटवा चुका हूँ। बहुत डिस्टर्ब है वो जुल्फ़िकार, एक एक बात उसके नॉलेज में है। वो राहिम को गिल्टी मानने को तैयार ही नहीं है, और ख़ास कर जब से तुमने उसको बताया है कि जमाल अहमद का बयान एक फेक बयान है, वो मेरी किसी बात को नहीं सुन रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाई टेम्परेचर है और कल तो उसको पैनिक अटैक भी आया है।
मैं एक सेकंड उसके पास से नहीं हिली। माँ हूं मैं उसकी। खुद से दूर करके तो मैं और भी परेशान हो गया हूँ। वो है कि बात मानने को तैयार ही नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या ऐसा नहीं है कि अली नवाज ने अपने बेटे के लिए उस लड़के को खरीद लिया हो? ऑब्वियसली मेरा भी यही ख्याल है। सारी दुनिया को इस बात का पता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बहुत मोहब्बत करती है वो राहिम से, और उसका ये कहना है कि वो लड़की और उसका फियांसे मिलकर राहिम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है जुल्फ़िकार, वो तो इस बात से भी परेशान है कि राहिम के खिलाफ होकर वो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही। मैंने उससे दूर इसलिए भेजा था कि वो इस सारे मामलात से दूर रहे, लेकिन अगर उसे वहां रह के भी यही बात करनी है तो उससे कहो वापस आ जाए। ओह कम ऑन जुल्फ़िकार, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती? माँ हूं मैं उसकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा फरीदा। एनीवे, I'll talk to you later. अब आपसे क्या छुपाना। देखिए, बहुत मामूली से लोग हैं हम, हमारे पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं, ना ही हमारे बड़े लोगों से कोई ताल्लुकात है। वो तो बस एक बार हमारी वजह से उन लोगों पे तोहमत लग गई। अब दोबारा ये आप कैसे कह सकते हैं कि तोहमत लग गई है? क्या वाकई आपने उसे बेकसूर समझ लिया है? आपको नहीं लगता कि आपके भांजे को खरीद लिया गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भांजा है मेरा, सगा भांजा है। तो आपके ख्याल से आपका भांजा बिक नहीं सकता? माजरत के साथ, अगर आपको अपने भांजे के बारे में मेरी कोई बात बुरी लगी हो हफीज साहब, लेकिन हकीकत यह है कि दाम हमेशा शरीफ और गरीब लोगों के ही लगाए जाते हैं। चले आप ऐसे समझ लें हफीज साहब कि आपके भांजे को डराया गया हो, धमकाया गया हो, या वो किसी किस्म के प्रेशर में आ गया। बेवा बहन का इकलौता बेटा है, अपनी बेटी की खातिर दांव पे लगा सकते हैं उसे आप? मेरे ख्याल में जब मैं आया तो मैंने आपको अपना तारुफ कराया था, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना नहीं। चलें एक दफा फिर अपना तारुफ करा देता हूं। बैरिस्टर मुइन अहमद शाह नाम है मेरा। आपकी बेटी की उम्र से ज्यादा वकालत का तजुर्बा रखता हूं मैं। लंदन के टॉप 50 बैरिस्टर्स में मेरा नाम आता है। अभी 8 साल पहले ही पाकिस्तान आया हूं और इस तरह के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा हूं। क्योंकि पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन अब सिर्फ नेक नामी कमाना चाहता हूं। आपके केस को मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है, जब भी खुद चलकर आपके पास आया हूं। आप यकीनन बहुत बड़े आदमी हैं, इतनी जहमत की है, हमारे गरीब खाने तक आए हैं आप। लेकिन पहले मेरी बेटी की, फिर मेरे भांजे की इज्जत घर घर में नहीं। मेरा तो कुल असासा ही मेरी बीवी बच्चे हैं बस। इसलिए मैं उन लोगों से दोबारा टक्कर ले सकते हैं, ले सकते हैं। मुझे बैरिस्टर साहब की ऑफर कबूल है,
तुम चुप करो ना, अम्मी, तुम्हारे अब्बू बात कर रहे हैं। अम्मी, बेटा कुलसुम ले जाओ उसे। उठो, आओ इधर, उठो, जाओ बेटा। उठो यहाँ से। बैरिस्टर साहब, मैं बहुत माजरत खा हूं। आपकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझिए ना। मेरे छोटे बेटे को ल्यूकीमिया है। इन हालात में और इस उम्र में मैं कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिए उसकी मैं दिल से कदर करता हूं, लेकिन चलें, जैसे आपकी मर्जी। ये मेरा कार्ड है आपके पास। मेरी ऑफर को जरा सुकून से सोचिएगा जरूर। मैं जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस लेता हूं तो क्लाइंट की सिक्योरिटी फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। मौत तो बरहक है, वो तो घर में सोते हुए भी आ सकती है हफीज साहब। चले, मुझे इजाजत दी। चल, अरे आप बैठे बैठे, तकलीफ ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज। सर, फिलहाल तो उनकी फैमिली की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन लड़की में स्पार्क है। वो केस करना चाहती है, लेकिन उसके वालिदैन के सर वही सिंपल से इश्यूज हैं। वो गरीब हैं, शरीफ हैं, अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, दिस एंड डैट। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोइन। अगर वो डर रहे थे तो उन्हें हिफाजत की गारंटी देनी थी। लालची थे तो उन्हें पैसों का लालच देना था। आजकल के दौर में 2-4 करोड़ में अच्छे से अच्छा बंदा डगमगा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाप की खुददारी की कीमत इससे भी महंगी हो सकती है। सर, मैंने उन्हें बताया भी था और कहा भी था। कहने और सुनने का वक्त नहीं रहा है मोइन। फोर्सफुली बात करनी चाहिए थी, मजबूर करना था उन्हें। और अगर वो अली नवाज के नाम से डर रहे थे तो उन्हें मेरा नाम बताना था ना। सर, आप मुझ पे यकीन रखें, वो मुझसे राब्ता जरूर करेंगे। राब्ता करेंगे? हेलो काशिफ, एनी अपडेट? बैड न्यूज़ है सर। सीव्यू के इर्द गिर्द हमारी तमाम साइटों पर काम रोक दिया गया है। व्हाट? सीएम के ऑर्डर्स हैं। 3 साल के लिए हमारे तमाम प्रोजेक्ट सील कर दिए हैं। ओके, मेरी कमिश्नर के साथ मीटिंग सेट करवाओ एसएप। सर, आई वांट टू टेल समथिंग। गो अहेड। इस सब करने से बेहतर है कि आप मीर जुल्फिकार से बात करें। तो ये सब कुछ उनका क्या दर है? सर, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। काशिफ, हर्ट वो लोग होते हैं जिनकी कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरी अब किसी को लेके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। एनीवे,
कोई अपडेट है तो मुझे बताना। थैंक यू। बहुत गिल्टी माँ, क्योंकि उसने सिर्फ गलती नहीं की ना, बहुत बड़ा गुनाह किया। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, जमाल का भी गुनाहगार है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये बात कहना, लेकिन जमाल को भी मेरे बेटे ने इस सारे मामले में फंसाया है। बैरिस्टर मोइन अहमद शाह नाम है। आपकी बेटी की उम्र से ज्यादा वकालत का तजुर्बा रखता हूँ मैं। लंदन के टॉप 50 बैरिस्टर्स में मेरा नाम आता है। अभी 8 साल पहले ही पाकिस्तान आया और इस तरह के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा, क्योंकि पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन अब सिर्फ नेक नामी कमाना चाहता हूँ। आपके केस को मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है, जब ये खुद चलकर आपके पास आया हूँ। हेलो, मोइन शाह बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नहीं, बोलिए। आपके वालिद साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। देखिए मिस हेमन, मैं समझता हूँ कि आपको बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह से आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, खुद मुख्तार हैं। अगर आप जैसे लोग भी अपने हक में बोलने के बजाय चुप होकर बैठ जाएंगे, तो फिर उन मजलूम और मासूम औरतों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मेरे वालिदैन खौफज़दा हैं। मैं केस लड़ना चाहती हूँ। तो फिर इसके लिए आपको मुझे सारी डिटेल्स बतानी होगी। डिटेल्स? चलें, आप पहले ये तो कंफर्म कर दें कि आप पे मर्डर अटेम्प्ट राहिम नवाज ने ही किया था। जी। ओके ओके, ठीक। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इरफान? जब तुम्हारे अब्बू ने मना किया था तो तुमने उस वकील को हाँ क्यों की? तो क्या कहती अम्मी आप बताएं? जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को एक पहेली बना दिया, आप चाहती हैं मैं उसे यूं ही जाने दूं? रात भर ये सोच के नींद नहीं आती कि जिस दरिंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मेरी जात में कैद करके खुद खुली फिजा में मुंडलाता फिरे। जी तो करता है कि अपनी बेचारगी और अपनी बेबसी पे मातम करूं। मैं जब तक उसे उसके मुंतकी अंजाम पे नहीं लाती, मैं चैन से नहीं बैठ सकती अम्मी। मैं अम्मी आंखें बंद करती हूँ, उसका वैशी चेहरा नजर आता है। आंखें खोलती हूँ ना तो अपने साए से डर लगता है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे सुनाऊं अपनी दर्द की दास्तान? अम्मी मैं
किधर जाऊं मैं? बस कर दे, बस कर दो, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दो। पुलिस, थाना, कचहरी सब कर लिया ना। दुनिया की नजर में उल्टा तुम बुरी हुई। अरे अगर पुलिस ना आती तो वो लोग अंदर घुसकर हमें मार रहे होते। तुम्हें अपने माजूर बाप, बीमार भाई को देखकर खौफ नहीं आता? इन सब के भले के लिए कह रही हूं मैं। बस कर जाओ, बैठ जाओ आराम से। माँ हूं तुम्हारी ऐमन, तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ। तरस का बूढ़े माँ बाप पर। चुप करके बैठ जाने से इंसाफ नहीं मिलता हमें। इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। हम नहीं लड़ सकते, ना हमारे पास ताकत है ना पैसा। ये वकील कह रहा था कि मुफ्त में लड़ देगा हमारे। बस चुप चुप, एक और लफ्ज नहीं। तुम मेरी जिंदगी के वो वाहिद इंसान हो जिससे मेरा रिलेशनशिप हमेशा से बड़ा एक्सट्रीम रहा है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ताल्लुक मोहब्बत का था, अब नफरत का है। एनीवेज, बताओ क्या लोगे तुम? थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे मैंने तो तुम्हें अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी का हाथ, तुम जैसे नाकदरे के हाथ में दे दिया, तो फिर वक्त क्या चीज है? माहिन आज भी मेरे लिए काबिल इज्जत है, उतनी जितनी पहले थी। मेरे अंकल एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। तबाह बर्बाद तो अब मैं करूंगा अली नवाज को। अपनी बेटी के एक एक आंसू का बदला लूंगा, सूद समेत। आप अपनी बेटी की मोहब्बत में क्या कुछ कर सकते हैं इसका अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं अपने बाबा के इश्क में क्या कर बैठूंगा सोच भी नहीं सकते आप। आज तक अली नवाज की सबसे बड़ी सपोर्ट मैं था, लेकिन अब जिंदगी के हर मोड़ पे इसके सामने रुकावट बन के खड़ा होगा। अगला आप जानते हैं, बचपन में बाबा ने मुझसे एक बार क्या कहा कि इंसान शौक में जो जानवर चाहे पाल ले, लेकिन कभी गलत फहमी ना पाले, क्योंकि ये वो जंगली जानवर है जिसे आप चाह के भी काबू में नहीं ला सकते। गलत फहमी है आपकी। अली नवाज की हमेशा से एक ही सपोर्ट रही है, उनका बेटा राहिम अली नवाज, और मेरे होते हुए उनके रास्ते में रुकावट है, ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तुमने अभी मेरी दोस्ती और वफादारी देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं देखी जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। सस्ते शौक तो मैंने कभी पाले भी नहीं, माहिन को ही देख लीजिए। बस मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे मत लेना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरे घर पे
मेरे मेहमान बनकर आए हुए हो। राहिम अली नवाज ने कभी आसानी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन आपका वकार और आपका इखलाक देख के सोच रहा हूं दिल खोल के आपकी दुश्मनी कबूल करूं। Congratulations. जब दिल से दुश्मन मान ही लिया है तो हम दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते। अब तुम जाके जंग की तैयारी करो। आप क्या जंग लड़ेंगे? आप तो पीछे से वार करने लगे हैं। जंग लड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप मैदान जंग में उतरें और अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके रूबरू होकर जंग लड़ें। अच्छा, चलो अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यही सही। आज के बाद तुम मुझे हमेशा अपने सामने खड़ा पाओगे। गुड। मीर जुल्फकार से दुश्मनी इतनी आसान नहीं हम कहते रह रहे हैं।